नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के ऊपर, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरआरसी भी कहते हैं। राजस्थान जुडिशरी एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट एक्ट हो गया है। आज इस एक्ट के पहले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये एक्ट किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, तो एक फंक्शनिंग इस एक्ट की समझ लेते हैं, ताकि जब हमारे सामने कोई डिस्प्यूट अगर आए तो हम उस चीज को समझ पाए कि एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आरआरसी एक्ट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह रहे हैं रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसको शॉर्ट में हम लोग आरआरसी बोल रहे हैं। ये एक्ट जो है इट एम्स टू प्रोवाइड दो चीजों को लेकर ये एक्ट आपको बताएगा। पहला चीज यहाँ पर ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मान लीजिए लैंडलॉर्ड है एल, कोई टीनेंट है टी, तो अगर मान लीजिए कोई टीनेंट किसी लैंडलॉर्ड के घर में रह रहा है, तो क्या लैंडलॉर्ड अपने मन मर्जी के हिसाब से, क्या मन मर्जी के मुताबिक वो टीनेंट को इविक्ट कर सकता है? वो जब चाहे उसको निकाल सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। टीनेंट का इविक्शन कैसे होगा, इस पे कंट्रोल किया गया है इस एक्ट के द्वारा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है फॉर कंट्रोल ऑफ इविक्शन फ्रॉम, किससे किससे इविक्शन? फ्रॉम लेटिंग ऑफ। एंड दूसरा क्या चीज प्रोवाइड करता है ये एक्ट? रेंट्स। दूसरी चीज क्या चीज कंट्रोल कर रहा है? रेंट। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट कहीं भी, जस्ट नोट इट डाउन, कि ये जो एक्ट है ये कहीं भी मेंशन नहीं करेगा कि किस तरीके से रेंट को कंट्रोल करना है। बट ये जरूर मेंशन करता है कि अगर रेंट कोई डिसाइड हो चुका है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो उसको रिवाइज कैसे करना है। ये एक्ट आपको रिवीजन ऑफ रेंट के ऊपर बात करेगा, ना कि एग्रीमेंट ऑफ रेंट। यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, ये चीज एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है। ये एक्ट ऐसा प्रोवाइड नहीं करेगा कि व्हाट शुड बी द रेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। तो बात ये, सवाल ये उठता है कि रेंट कौन डिसाइड करेगा फिर? तो एक्ट ही आपको इसका जवाब देता है, और एक्ट कहता है कि रेंट टू बी एज एग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जो रेंट एग्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, वही रेंट लागू होगा, वही रेंट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये एक्ट कहीं भी आपको रेंट कितना होगा ये नहीं बताएगा, बट यस, ये एक्ट आपको रिवीजन ऑफ रेंट की बात जरूर करेगा कि जब रेंट रिवाइज होगा तो किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या फॉर्मूले अप्लाई होंगे, वो चीज पे जरूर बात करेगा। इन चीजों पे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये दो ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट के, वो आपको क्लियर होगा। एक तो किस तरह से इविक्शन का कंट्रोल होगा, और दूसरा रिवीजन ऑफ रेंट्स की बात कैसे होगी। ठीक है, ये चीज। अब इस पूरे एक्ट में आप देखेंगे तो बेसिकली 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर्स में बेसिकली है 9 चैप्टर्स, लेकिन जैसे 1 2 3 4 5A और 5B, ये ऐसे एडिशनल चैप्टर्स हैं यहाँ पर, और 6 और 7, तो 7 चैप्टर्स हैं, और आपको 32 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। 7 चैप्टर्स में ये पूरा एक्ट बटा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर 1 एज यूजुअल प्रिलिमिनरी होता है ना। चैप्टर 2 आपका डेफिनेशंस है। तो इन चीजों को चलिए आज हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, अब जरा एक पहले यहाँ पर कहानी सुनिए। मैं थोड़ा सा आपको एक एक्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, ये एक्ट में चीजें क्या क्या आएंगी, उनके बारे में थोड़ा समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक घर है, दिस इज अ हाउस। ठीक है ना, ये आपको एक घर दिख रहा है, और ये घर जो है ये किराए पे दे दिया गया है, और वो दिया गया है मिस्टर एक्स को। फॉर एग्जाम्पल ये घर है और ये किराए पे दिया गया है मिस्टर एक्स को। ये जो घर है ये है मिस्टर, फॉर एग्जाम्पल वाई का, मिस्टर वाई का ये घर था। ठीक है, और ये दिया गया है मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर वाई यहां पर कौन हो गए? मिस्टर वाई यहां पर हो जाएंगे लैंडलॉर्ड। तो कौन लैंडलॉर्ड होता है, ये इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिस्टर एक्स को ये घर दिया गया, तो मिस्टर एक्स कौन हो गए? मिस्टर एक्स हो जाएंगे यहां पर टीनेंट, किराएदार जिनको बोलते हैं। तो टीनेंट कौन कौन हो सकता है, किन किन लोगों को टीनेंट कंसिडर किया जाएगा, उसकी डेफिनेशन भी अभी हम लोग एक्ट के अंदर देखेंगे। अब चीज ये है कि जब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को अपना घर देते हैं किराए पर रहने के लिए, तो ऐसे ही थोड़ी दे देंगे कि हाँ भैया रह लो। अगर ऐसे ही दे दिया तो फिर वो टीनेंसी हुई नहीं, तो वो किराए पे दिया ही नहीं गया, है ना, वो तो ऐसे रहने को दे दिया गया। लेकिन यहां पर अगर घर मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को दिया है किराए पे, तो मिस्टर एक्स बदले में कुछ अमाउंट पे करेंगे,
और उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं रेंट। ये रेंट क्या होता है इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहां रेंट हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, टीनेंट हो गया, ठीक बात है। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स को जब घर देते हैं ये, तो मिस्टर एक्स से घर में कहते हैं कि ठीक है इस घर में हर कमरे में सीलिंग फैन लगा हुआ है, मैं तुमको आरओ लगवा के दे रहा हूं, ठीक है, घर में फ्रिज रखी हुई है, फ्रिज की फैसिलिटी भी है, घर में टीवी लगा हुआ है, ठीक है, सब छोड़ दीजिए, घर में कह सकते हैं कि यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है, मैंने वाईफाई का 9,000 रुपीज पे किया है 6 महीने के लिए, ऑलरेडी पे करके बैठा हूं मैं। तो जब ये घर मिस्टर एक्स को दिया जा रहा है तो साथ में ये सारी फैसिलिटीज भी जो है मिस्टर एक्स को मिल रही है। तो इन सारी फैसिलिटीज को क्या कहा जाता है? ये सारी फैसिलिटीज होती हैं एमिनिटीज। इनको क्या बोलेंगे? एमिनिटीज। तो ये एमिनिटीज क्या होती हैं, किन किन चीजों को एमिनिटीज माना जाएगा, उसकी डेफिनेशन भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो ये एमिनिटीज है। अब जब यहां पर एमिनिटीज लैंडलॉर्ड टीनेंट को दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि टीनेंट जो है इसके बदले में, एमिनिटीज के बदले में भी क्या देगा? कुछ पैसे देगा। अगर वो पैसे मान लीजिए नहीं देता है तो एमिनिटीज जो है लैंडलॉर्ड विड्रॉ कर सकता है। बेसिक प्रोविजन क्या है एक्ट के अंदर? बेसिक प्रोविजन ये है कि अगर आपने एमिनिटीज दी, लैंडलॉर्ड ने अगर टीनेंट को एमिनिटीज दी, तो एमिनिटीज विड्रॉ नहीं की जा सकती। द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी विड्रॉन अनलेस, अगर टीनेंट उसके बदले में कुछ पैसे नहीं देता है जो लैंडलॉर्ड डिमांड करता है, तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। तो जो ये हो गया एमिनिटीज। तो जो एग्रीमेंट यहां पर होगा लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में, कितना रेंट होना चाहिए? तो लैंडलॉर्ड ने कहा, टीनेंट ने कहा एक काम करते हैं, वी कैन सिट टुगेदर एंड लेट अस डिसाइड द रेंट। हम लोग खुद एग्री कर लेते हैं कितना रेंट रखा जाएगा। तो देखिए लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में यहां जैसा वो एग्रीमेंट तय करेंगे, जितने पैसे वो लगाएंगे, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना ही होगा, जितना पैसे पे वो एग्री कर जाएंगे वही यहां पर रेंट हो जाएगा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। तो ये बेयर एक्ट ही कहता है आपका कि रेंट टू बी एज एग्रीड, रेंट टू बी एज एग्रीड। आप जैसे यहां पर रेंट को एग्री कर जाएं उतना यहां पर रेंट होगा, ठीक है ना, उतना ही यहां पर रेंट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब एक यहां पर कॉन्ट्रैक्ट टाइप का एक एग्रीमेंट साइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं टीनेंसी एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? टीनेंसी एग्रीमेंट। अब बात यह आती है कि आपने ये एग्रीमेंट तो कर लिया, अब ये एग्रीमेंट किसको देंगे आप? ठीक है ना, किसको देंगे एग्रीमेंट? तो अभी तक यहां पर एक बॉडी अब बन गई है। 2017 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 का आया था, जिसमें उन्होंने एक नया बॉडी यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, इसको बोलते हैं हम लोग रेंट अथॉरिटी। क्या बोलते हैं इसको? रेंट अथॉरिटी। तो रेंट अथॉरिटी को यहां पर ये टीनेंसी एग्रीमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, जैसे लैंडलॉर्ड क्या है, जैसे टीनेंट क्या है, जैसे ये एमिनिटीज क्या है, ये रेंट टू बी एज एग्रीड होगा, रेंट क्या होगा, टीनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, इन चीजों पे हम लोग यहां पर बात करते हैं। अब देखिए यहां पर जो एक बात और रह गई थी कि ये जो घर है मिस्टर वाई का, इसको यहां पर बेयर एक्ट में हम लोग, जैसे भी मैंने आपको क्या बोला, ये हाउस है, तो मैं इसको हाउस नहीं बोलूंगा, बेयर एक्ट इसको हाउस नहीं कहेगा, बेयर एक्ट कहेगा कि ये एक प्रेमाइसिस है। ये क्या है? ये एक प्रेमाइसिस है। अब प्रेमाइसिस क्या क्या हो सकता है, किन किन चीजों को हम प्रेमाइसिस मानेंगे, उसको भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एक बेयर आउटलाइन था कि क्या क्या चीजों को हम लोग समझने वाले। तो आई होप ये आप इन चीजों से अब थोड़ा सा आप एक्वेंटेड हो गए हैं कि ये लैंडलॉर्ड, टीनेंट, एमिनिटीज, टेनेंसी एग्रीमेंट, प्रेमाइसेस, लेमैन टर्म्स में आपको समझ में आ गया कि किनको क्या क्या बोल रहे हैं। अब इसी को चलिए बेयर एक्ट में समझते हैं कि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो क्या क्या कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको लैंडलॉर्ड कौन होगा वो बताता हूं। सेक्शन 2C के अंदर ये डिफाइन किया गया है। लैंडलॉर्ड कौन होगा? देखिए एनी पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग, जो उस समय के लिए इज रिसीविंग, या तो वो ले रहा है, और या फिर कंडीशन देखिए और लगी हुई है, और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, या फिर उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है कि वो उस रेंट को रिसीव कर सकता है, एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रेमाइसेस। तो अब देखिए यहां पर हाउस वर्ड का यूज नहीं कर रहा है एक्ट वर्ड यूज करता है प्रेमाइसेस, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा है लैंडलॉर्ड कौन हुआ? कोई भी व्यक्ति जो फॉर द टाइम बीइंग
रिसीव कर रहा है या फिर उसके पास वो एंटाइटलमेंट है कि वो रेंट को किसी एक प्रेमाइसेस के लिए रिसीव कर सकता है। किसके लिए? फॉर हिज ओन अकाउंट, अपने लिए, यानी उसी का हो सकता है अपने लिए रेंट रिसीव कर रहा हो, और या फिर वो व्यक्ति एज एन एजेंट भी अपने इस रेंट को रिसीव कर रहा हो। समझ रहे हो आप? एजेंट हो, ट्रस्टी हो, गार्जियन हो या कोई रिसीवर हो, तो ये सब क्या होंगे? ये सब देख रहे हैं किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग, ये लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आ रहा है। तो देखिए मियरली ओनर होना इज नॉट, इसका मतलब खाली ओनर है तो ही लैंडलॉर्ड, नॉट नेसेसरी। वहां क्या बोल रहा है? फॉर, क्या बोल रहा है? एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग, या वो रिसीव कर रहा है या फिर वो एंटाइटल्ड है कि वो रिसीव कर सकता है रेंट को किसी भी प्रेमाइसेस के लिए ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने लिए, या फिर वो एज एन एजेंट, एज अ ट्रस्टी, एज अ गार्जियन या एज अ रिसीवर वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उस बेसिकली उस रेंट को यहां पर कलेक्ट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। ठीक है ना? और हु वुड सो रिसीव और बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट, अगर वो प्रेमाइसेस लेट की गई हैं टेनेंट को, किसी किराएदार को दी गई, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लैंडलॉर्ड बोलेंगे। समझ में आ गया? तो लैंडलॉर्ड सिंपल वर्ड में बोल के तो निकल गए, मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम बनाया उसमें समझा दिया, लेकिन लीगल टर्म्स में लैंडलॉर्ड कौन कौन हो सकते हैं बताया गया कि एनी व्यक्ति जो यहां पर रिसीव कर रहा है रेंट को, ठीक है, या फिर वो एंटाइटल्ड है, रेंट को रिसीव कर सकता है अपने लिए या फिर किसी दूसरे के बिहाफ पे, अगर वो प्रेमाइसेस टेनेंट को दी गई। इज दिस क्लियर? चलिए, तो ये लैंडलॉर्ड होपफुली क्लियर हो गया। अब बात आती है कि टेनेंट कौन होता है। देखिए टेनेंट कौन है? द पर्सन, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कौन होगा? बाय हुम, और यानी जिसके द्वारा, बाय हुम, और या पे कंडीशन लगी और बाय हुम हो, या फिर ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ, या किसी के बिहाफ पे रेंट इज और वुड बी पेबल, या तो रेंट पे, या तो खुद रेंट दे रहा हो या फिर किसी और के बिहाफ पे वो रेंट पे कर रहा हो टू हिज लैंडलॉर्ड, ऐसे व्यक्ति को हम लोग टेनेंट यहां पर रिफर करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने वहां आपको बताया, आसान भाषा में डायग्राम समझा के, वही चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है। सेक्शन 2I जो है वो यहां पर टेनेंट के बारे में बात कर रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए अब देखिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट का हमारा समझ में आ गया। अब एक चीज और देखिए, टेनेंट सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आपने कहा कि टेनेंट मतलब कोई व्यक्ति जो खुद या फिर किसी और के बिहाफ पे यहां पर रेंट पेबल पे कर रहा है किसी एक प्रेमाइसेस के लिए लैंडलॉर्ड को, तो उसको टेनेंट बोलेंगे। खाली इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखेंगे द डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड्स द पर्सन, वो व्यक्ति भी यहां पर इंक्लूड होगा who is continuing in the possession of premises even after the termination of his tenancy। टेनेंसी खत्म हो गई है, जैसे मान लीजिए टेनेंसी थी 11 महीने की, 11 महीने ओवर हो गए हैं, अब उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसमें प्रेमाइसेस में कंटिन्यू कर रहा है अपने पोजेशन को, तो टेनेंसी खत्म होने के बाद भी वो व्यक्ति टेनेंट कहलाएगा। तो डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड द पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग इन द पोजेशन ऑफ प्रेमाइसेस इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी। अदरवाइज, या फिर कोई ऑर्डर हो गया हो, अदरवाइज बाय देन बाय एन ऑर्डर और डिक्री, या एक ऑर्डर या डिक्री हो गया कोर्ट का कि इसको इविक्ट कर दिया जाए फॉर इविक्शन पास्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि क्या टेनेंट में, अगर मैं घर ले रहा हूं, अगर मैं किराएदार हूं, मेरे नाम पे ये घर किराए पे लिया गया, तो क्या खाली मैं ही टेनेंट हूंगा? क्या मेरे या फिर मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं, स्पाउस हो गए, बेटा बेटी, क्या पापा मम्मी, क्या ये सब, फादर मदर, क्या ये सब लोग भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएंगे? तो यहां देखिए क्या लिखा है, व्हाट वुड हैपन। अब देखिए क्या बता रहा हूं, अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है, अगर टेनेंट की डेथ हो जाती है तो यहां पर क्या सिनेरियो बनेगा? दो सिनेरियो बनते हैं। अगर टेनेंट की डेथ हो रही है, दो सिनेरियो। क्या वो घर पहले देखा जाएगा कि जो घर यहाँ पर टेनेंट ने लिया था, क्या वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया था? पहला चीज वो देखा जाएगा, क्या वो घर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया गया था, या फिर वो घर यहां पर किसी कमर्शियल पर्पस के लिए लिया गया था? पहले तो ये चीज देखा जाएगा। अब अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें कि वो घर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया गया था, तब क्या होगा? वो यहां पर पॉइंट बात कर रहा है कि इन केस अगर प्रेमाइसेस, घर बोल रहा हूं मैं, प्रेमाइसेस बोलना चाहिए मुझे, प्रेमाइसेस एक यहां पर लीगल टर्म है कि अगर वो प्रेमाइसेस यहां पर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ली गई थी, तो क्या होगा? उसका टेनेंट का सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर, जो ऑर्डिनरली उस टेनेंट के साथ रह रहे हो, रिसाइडिंग विद हिम,
उस प्रेमाइसेस के अंदर उस टेनेंट की डेथ तक, ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ, वो सारे लोग यहां पर टेनेंट की कैटेगरी में आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो ये कंडीशन कब की है? जब वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसने घर लिया गया। अब अगर मान लीजिए कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं कि अगर वो घर उसने कॉमर्शियल पर्पस या फिर किसी बिजनेस पर्पस के लिए लिया होता, तब कौन कौन यहां पर टेनेंट की कैटेगरी में आता? तो देखिए, अगर वो टेनेंट की डेथ होती है तो सर्वाइविंग स्पाउस, वो टेनेंट कहलाता सन, डॉटर, मदर एंड फादर। जो ऑर्डिनरीली, अब देखिए वर्ड क्या यूज कर रहा है, जो ऑर्डिनरीली टेनेंट के साथ मिलकर बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे, ठीक है, उस प्रमाइस के अंदर एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू हिज डेथ, उसकी डेथ तक, टेनेंट की डेथ तक वो एज अ फैमिली मेंबर उस प्रीमाइस के अंदर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे थे। तो वो बाकी जो सर्वाइविंग स्पाउस, सन या डॉटर या मदर एंड फादर, ये लोग यहां पर क्या होंगे? दे विल बी कंसिडर्ड अ टेनेंट। तो आई होप ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट की डेफिनेशन आपको यहां अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब बहुत देर से मैं प्रेमाइसिस कर रहा हूं, तो प्रेमाइसिस यहां क्या हुआ? किस किस चीज को प्रेमाइसिस मानेंगे? क्या हर चीज प्रेमाइसिस की कैटेगरी में आएगा? चलिए देखते हैं। देखिए प्रेमाइसिस क्या होंगे। सेक्शन 2F कहता है एनी लैंड, कोई भी ऐसी जमीन हो, एनी लैंड, कोई भी ऐसी जमीन हो, नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, उस जमीन को आप किसी किसानी के मतलब से, किसानी करने के एंगल से, पर्पस से यूज ना कर रहे हो, वो प्रेमाइस मानी जाएगी। यानी अगर आप कोई जमीन एग्रीकल्चर पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रेमाइसिस की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। सो एनी लैंड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वो आपका प्रेमाइस होगा। एंड दूसरी बात एंड एनी बिल्डिंग, कोई भी ऐसी बिल्डिंग या बिल्डिंग का पार्ट जो आपने किराए पे दिया है या फिर किराए पे देना चाहते हैं फॉर यूज, किस पर्पस के लिए? आप उसको रेजिडेंस की तरह देना चाहते हैं किराए पे, और आप उसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए देना चाहते हैं, या फिर और किसी और अदर पर्पस के लिए देना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रीमाइसेस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इन तीनों को जो कंसिडर किया, कि आपने वो घर बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया, आपने वो बिल्डिंग कॉमर्शियल पर्पस के लिए दिया, या एनी अदर पर्पस के लिए दिया, लेकिन ये जो बिल्डिंग आपने दिया है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या किसी और पर्पस के लिए, वो फार्म बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। वो फार्म बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो फार्म बिल्डिंग है तो वो प्रेमाइसिस की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। अगर वो एग्रीकल्चर के पर्पस से दिया गया है, लैंड है, तो वो प्रेमाइसिस की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया प्रेमाइसिस का। इतना ही नहीं, और भी चीजें, रुक जाइए अभी। देखिए अब प्रेमाइसिस क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा, किस किन चीजों को प्रेमाइस मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर प्रेमाइसिस था, ठीक है, अब आपने कोई घर है, अब उस घर के साथ अगर कोई गार्डन अटैच्ड है, कोई ग्राउंड अटैच्ड है, कोई गोडाउन है, कोई गैराज बनाया गया है, कोई मान लीजिए आउट हाउस है, यानी घर है, घर के बाहर एक छोटी झोपड़ी बनी हुई आउट हाउस है, ठीक है, कोई भी अगर है, तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे? कोई बिल्डिंग का पार्ट है अगर वो, तो वो भी प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है ना, कि भैया अगर प्रेमाइसिस लेट आउट करी जा रही हैं तो ये सब चीजें भी लेट आउट होंगी। ऐसा थोड़ी है घर दिया और गार्डन नहीं दिया, घर दिया और गैराज का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ठीक है, ये सब चीजें भी प्रेमाइसिस में इंक्लूड होंगी। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पर मान लीजिए एग्रीमेंट अगर यहाँ लैंडलॉर्ड टेनेंट का हो जाता है इस तरीके से कि भैया गाड़ी गैराज में तो हमारी खड़ी होगी क्योंकि हमारे पास और कोई घर नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन तो हो सकता है लैंडलॉर्ड टेनेंट में एग्रीमेंट हो जाए और ऐसा रह जाए। लेकिन गार्डन एक्सेट्रा ये सब चीजें हैं, ये सब प्रेमाइसिस के डेफिनेशन में जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज प्रेमाइसिस क्या होगा? एनी फर्नीचर। अब आपने कुर्सी, मेज, ठीक है ना, ये सब चीजें, सोफा, ये सब चीजें आपने दिया साथ में, तो ये भी क्या होगा? अगर ये सब चीजें सप्लाई करी गई हैं बाय द लैंडलॉर्ड इस बिल्डिंग में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको भी हम लोग प्रेमाइस की डेफिनेशन में डालेंगे, प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। नंबर 2, तीसरा चीज देखिए प्रेमाइस की डेफिनेशन में क्या आएगा? कोई भी एनी फिटिंग्स अफेक्ट्स टू इट। अब कोई भी फिटिंग्स मतलब क्या हो गया? कोई भी फिटिंग मतलब हो जाएगा कि वो, आप देखेंगे जैसे पंखा लगा दिया गया है, पंखा लगा है, फ्रिज लगी है, घर में फ्रिज लगा दिया, एसी लगा के दिया है ना, तो अगर ये सब चीजें फिट करके दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिनिटीज के रूप में, तो अगर एमिनिटीज भी इस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड हैं तो वो भी प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में, अगर आपने वो लैंडलॉर्ड ने वो चीजें लगा के दी हैं टेनेंट के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, तो भी वो क्या होगा? वो यहां पर प्रेमाइसिस के साथ चला जाएगा, यानी वो चीजें भी प्रेमाइसिस में इंक्लूड हो जाएंगी।
यहाँ पर देखिए वर्ड यूज किया गया है प्रेमाइसेस ऑल्सो इंक्लूड। आई होप आपको इंक्लूड वर्ड का मतलब पता है। प्रेमाइसेस की डेफिनेशन क्या है वो तो बता दिया मैंने, अब प्रेमाइसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, कोई भी लैंड, एनी लैंड अप्योर्टिनेंट टू एंड लेट विद एनी सच बिल्डिंग और पार्ट। अगर इस बिल्डिंग के साथ कोई जमीन है, अटैच्ड है, आपने देखा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये एक लैंड थी जिस पे घर बना हुआ है, लेकिन इस लैंड के बगल वाला जो लैंड है बगल में उसको छोड़ देते हैं, वहां मान लीजिए गार्डनिंग करी हुई है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, वहां गार्डनिंग करी हुई है। तो अगर मान लीजिए लेट आउट किया जा रहा है ये पूरा घर, ठीक है, ये पूरा घर अगर लेट आउट किया जा रहा है तो घर के साथ साथ यहाँ पर हाउस जो भी है वो तो जाएगा ही, साथ में कोई जो लैंड है जो खाली पड़ी हुई है वो भी यहाँ पर पूरी पूरी उस प्रेमाइस में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा है प्रेमाइस क्या क्या होता है। अब देखिए जरा, इसके अलावा एनी रूम और अकोमोडेशन, अब क्या क्या चीजें यहां पर प्रेमाइस में नहीं आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी रूम, एनी रूम और अकोमोडेशन, कोई अकोमोडेशन है कहां, किसी एक होटल के अंदर, अगर आप होटल में ले रहे हैं कमरा, जाके रूम ले लेते हैं आप, होटल का रूम, धर्मशाला का रूम, कोई इन है, कोई सराय है, कोई लॉजिंग हाउस है, कोई होर्डिंग हाउस है, कोई हॉस्टल है, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी प्रेमाइसेस। इनको प्रेमाइसेस के डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, ये प्रेमाइसेस की कैटेगरी से बाहर है। अब एक और बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अब इन द एब्सेंस, अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो द टॉप ऑफ द रूफ, जो रूफ का टॉप होगा यानी छत जो होती है, shall not form the part of the premises let out to a tenant, तो वो टेनेंट को लेट आउट में वो छत नहीं मानी जाएगी। ये बात समझ में आ गया? अगर कोई, तब की बात हो रही है, जनरल कंडीशन इज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहां पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो जो टॉप ऑफ द रूफ है यानी छत जो है उसको हम लोग प्रेमाइसेस का पार्ट नहीं मानेंगे। कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो वहां अलग बात हो जाएगी, ठीक है बात है, समझ में आ गया? तो ये पूरी प्रेमाइसेस के ऊपर आपको हमने सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब एमिनिटीज क्या क्या होती है, देखिए एमिनिटीज सेक्शन 2A में बताया गया है और यहां पर कुछ चीजें लिख दी गई हैं, ठीक है। देखिए वर्ड यूज देखिए क्या किया गया है, एमिनिटीज इंक्लूड, तो यहां पर सिर्फ इंक्लूड वर्ड ही है, मतलब दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। ये यहां पर कुछ चीजें बताई गई कि एमिनिटी में ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन एमिनिटीज क्या है ये यहां नहीं बताया गया। एमिनिटीज क्या क्या हो सकता है वो यहां जरूर बताया गया है, जैसे कि सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बात है भाई, बिजली प्रोवाइड हो रही है, पानी प्रोवाइड हो रहा है, उसका पैसा देना पड़ेगा, एमिनिटी है, ठीक है ना। कोई रास्ता, पैसेज, स्टेयर के, सीढ़ी का इस्तेमाल कर लो, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, लेबोरेटरीज, लिफ्ट्स, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज एंड दी लाइक में जैसे हो गया वाईफाई सर्विसेज, ठीक है, इस तरह की और जो सर्विसेज हैं ये सब क्या होंगी, ये एमिनिटीज में शामिल हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एमिनिटीज क्या है ये एक्ट में नहीं लिखा है, 2A खाली इतना बताता है कि एमिनिटीज क्या क्या हो सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। अब यहां बात ये आती है कि भैया जब ये बोला गया कि रेंट जो कहा गया कि भाई इट शुड बी एग्रीड बिटवीन द टू पार्टीज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, रेंट हैज टू बी एग्रीड, तो रेंट एग्री कर लिया लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने। अब जब रेंट एग्री कर लिया तो रेंट आप पे किसको करोगे, कहां ले जाओगे, किसको बताओगे टेनेंसी एग्रीमेंट, तो सेक्शन 2FA यहां पर रेंट अथॉरिटी को बोलता है कि रेंट अथॉरिटी मतलब ऐसा ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाएगा सेक्शन नंबर 22 कैपिटल A के अंदर, ठीक है। तो रेंट अथॉरिटी कहां पर बनाई जाती है, किस सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 22A के अंदर, जहां पर ये रेंट टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सेट्रा आपको सब जाके बताना है उसको। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि रेंट अथॉरिटी क्या होती है। सेक्शन 22A की बात यहां करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, कौन इसको अपॉइंट करता है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर रेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करता है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो भी ऑफिसर होगा वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होगा, RAS को बिलोंग करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन देगा ऑफिशियल गैजेट में, और किसी भी ऑफिसर जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है उसको यहां पर क्या अपॉइंट करेगा एज रेंट अथॉरिटी। लेकिन जब वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है एज रेंट अथॉरिटी, तो ध्यान रखिएगा he or she should not be below the rank of SDO, that is sub divisional officer।
सब डिविजनल ऑफिसर की रैंक से नीचे वो रैंक का बंदा आदमी जो है ऑफिसर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एज द रेंट अथॉरिटी की तरह अपॉइंट किया जाएगा फॉर द जुरिस्डिक्शनल एरिया, उस जुरिस्डिक्शनल एरिया के लिए, फॉर एवरी रेंट ट्राइब्यूनल। जो रेंट ट्राइब्यूनल है, अभी रेंट ट्राइब्यूनल क्या होगा इस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी के लिए यहां क्या बताया गया कि कौन रेंट अथॉरिटी होगा, ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है और वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेगा एज रेंट अथॉरिटी टू परफॉर्म फंक्शंस एंड एक्सरसाइजेस पावर। ऐसे फंक्शंस और ऐसे एक्सरसाइज पावर एक्सरसाइज करने के लिए कौन कौन सी, किस किस सेक्शन में, जो सेक्शन नंबर 22B, 22D, 22E, 22G, 23 एंड 24 इसके अंदर जो पावर्स एंड फंक्शंस लिखी गई हैं उनको यहां एक्सरसाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर कोई ऑफिसर है उसको अपॉइंट करेगा, बट ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। अब यहां पर रेंट अथॉरिटी का जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है उसकी पावर्स क्या है, उसकी फंक्शंस जो बता रहे हैं कि इन सेक्शंस के अंदर पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए उसको यहां पर अपॉइंट किया जाएगा। चलिए समझते हैं कि यहां पर क्या क्या पावर्स हैं। देखिए मैंने आपको खाली एक आउटलाइन दे दिया, इनको हम लोग अलग से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फंक्शंस एंड पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय रेंट अथॉरिटी, क्या क्या फंक्शंस और क्या क्या पावर्स जो है वो रेंट अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने हैं। जैसे 22B कहता है टीनेंसी एग्रीमेंट, कि टीनेंसी एग्रीमेंट के बारे में मैं बता चुका हूं आपको 22B कि टीनेंसी एग्रीमेंट जब साइन होगा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो वो चीज जाके रेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा, ठीक है ना। 22D रिवीजन ऑफ रेंट, जब रेंट डिसाइड हो गया अब लेकिन रेंट को रिवाइज करना है तो यहां पर रेंट अथॉरिटी का यहां पर रोल आता है। तो इस जगह उसकी पावर्स है, इस जगह उसकी फंक्शंस है। फिर उसके बाद रेंट अथॉरिटी टू फिक्स द रिवाइज रेंट। अब सेक्शन 2D के अंदर यहां पर जो भी रेंट रिवाइज किया जा रहा है उसको फिक्स करने का पावर जो है वो रेंट अथॉरिटी के पास है, सेक्शन 22E के अंदर। फिर 22G के अंदर डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी, जो यहां पर रेंट डिसाइड रिवाइज हो गया है लैंडलॉर्ड टेनेंट के बीच में, या फिर जो रेंट था भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो जाके उसको रेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपॉजिट करना। तो वहां पर उसका फंक्शन, उसकी पावर ये है कि रेंट को कलेक्ट करना, ये भी यहां पर है। 23 के अंदर लैंडलॉर्ड नॉट टू डिसकंटिन्यू और विदहोल्ड एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। तो जो भी यहां पर एमिनिटीज एंजॉय कर रहा था टेनेंट, तो लैंडलॉर्ड उसको डिसकंटिन्यू या फिर उसको विदहोल्ड नहीं करेगा। और अगर लैंडलॉर्ड ऐसा करता है तो फिर यहां पर रेंट अथॉरिटी का रोल आएगा। रेंट अथॉरिटी विल कीप अ चेक कि यहां पर किस तरह से लैंडलॉर्ड क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अगर वहां समझ में आएगा रेंट अथॉरिटी को कि टेनेंट जो है पैसे नहीं दे रहा है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर फिर वो रेंट अथॉरिटी जो है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में यहां पर अपना ऑर्डर कर देगा, ठीक है। और 24 में बहुत सारी ड्यूटीज हैं टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड की, उस पर रेगुलेट करना, उसको सुपरवाइज करना, ये भी रेंट अथॉरिटी का काम होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर जो सेक्शंस हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे जब वो प्रोविजंस आएंगे। तो अभी तो मैंने आपको खाली ये बताया कि यहाँ पर जो ये अपॉइंटमेंट है रेंट अथॉरिटी का, कौन कर रहा है, किस रैंक का होना चाहिए और किस किस चीजों के लिए क्या क्या पावर्स एंड क्या क्या फंक्शंस जो है उसको परफॉर्म करने हैं किन किन सेक्शंस के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर रेंट अथॉरिटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर, और देखिए रूल क्या आता है रेंट अथॉरिटी का, कि एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी। अगर मान लीजिए रेंट अथॉरिटी ने यहां पर कोई ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। अब अगर आप उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो यू कैन गो इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस रेंट अथॉरिटी एंड इट शैल लाई टू रेंट ट्राइब्यूनल। तो रेंट अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट आपको अगर अपील करना है तो यू हैव टू गो टू रेंट ट्राइब्यूनल। आप रेंट ट्राइब्यूनल में जाएंगे विद इन यहां पर 60 डेज, 60 दिन के अंदर आपको फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन ये ऑर्डर आया है उसके 60 डेज के अंदर यू हैव टू अपील इन द रेंट ट्राइब्यूनल। रेंट ट्राइब्यूनल क्या होता है, कहां पर फॉर्म है, अभी मैं आपको उसके बारे में एक ब्रीफ चीज आउटलाइन दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, इफ द ऑर्डर पास बाय द रेंट अथॉरिटी, अगर जो ऑर्डर यहां रेंट अथॉरिटी ने पास किया है उसको रिवर्स नहीं किया जाता है, उसको ऑल्टर नहीं करते हैं या उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, रेंट ट्राइब्यूनल एज इट इज मान लेता है रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को, देन इन अपील, मतलब अपील में गया मामला, अपील में गया भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में डिस्प्यूट था, मिस्टर ए पहुंच गए रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट रेंट ट्राइब्यूनल में, रेंट ट्राइब्यूनल ने रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को चेंज नहीं किया, एज इट इज मान लिया, तो इट शैल बी फाइनल
एंड इट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। किसी भी सिविल कोर्ट में फिर वो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इट शैल बी फाइनल एंड इट शैल नॉट बी कॉल्ड इन एनी क्वेश्चन, मतलब वो डिसीजन जो है वो एकदम फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ 3 चीजें हैं जिसको हम लोग को आने वाले वीडियो में डिस्कस करना है, जैसे कि सेक्शन 2G यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज सेक्शन 2G, इसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। देखिए ट्राइब्यूनल क्या होता है, ये 2G बताता है। एन मींस एन अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल का मतलब क्या हुआ, ट्राइब्यूनल मतलब एक अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल ART, या फिर हम साथ में RT भी मानेंगे, RT रेंट ट्राइब्यूनल की बात करेंगे। रेंट ट्राइब्यूनल भी यहाँ पर होता है, ठीक है ना, रेंट ट्राइब्यूनल भी यहां पर होता है। अब एक बार देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। सेक्शन 2G देखिए, रेंट ट्राइब्यूनल क्या होता है, इस पर भी बात करी जाती है। व्हाट इज द रेंट ट्राइब्यूनल? रेंट ट्राइब्यूनल मतलब वो जो सेक्शन 13 के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, सेक्शन 13 के अंदर जो यहाँ पर बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो रेंट ट्राइब्यूनल होगा। और 2B यहाँ पर बात करता है अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल की, इसको हम लोग बोलते हैं ART, तो वो सेक्शन 19 के अंदर यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। तो रेंट ट्राइब्यूनल सेक्शन 13, ART अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल सेक्शन 19, और ट्राइब्यूनल क्या होता है वो 2J के अंदर बताया गया। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें बेसिक्स है, जहां पर आप कोट करेंगे इन सेक्शंस को तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अब देखिए, अब ये रेंट ट्राइब्यूनल की बात मैं आपसे इसी वीडियो में करूंगा। अपीलेट रेंट ट्राइब्यूनल की बात जब मैं प्रोसीजर समझा दूंगा रेंट ट्राइब्यूनल का, किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी, उसके बाद फिर हम जब अपील मामला जाएगा तब वहां पर ART को समझेंगे। ठीक है ना, सेक्शन 13 की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 13 में यहाँ पर रेंट ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल, उतने रेंट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेगा जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत लगती है, जितने जरूरत होंगी उस हिसाब से उसने रेंट ट्राइब्यूनल को बना लेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 2 या उससे ज्यादा रेंट ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं किसी एक एरिया के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उन दोनों के बीच के कामों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली क्या करेगा? रेगुलेट करेगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग देम, उनके बीच का जो बिजनेस काम है उसको यहां डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद अ रेंट ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली। वैसे रेंट ट्राइब्यूनल कौन होगा? एक व्यक्ति होगा, शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन ओनली, जिसको यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाएगा, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि ये जो रेंट ट्राइब्यूनल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति होगा जिसको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहेंगे, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। याद रखिएगा, रेंट ट्राइब्यूनल की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर रेंट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और अगर एक से ज्यादा रेंट ट्राइब्यूनल बना दिया तो उनके बीच के कामों को स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड कर देगा। लेकिन रेंट ट्राइब्यूनल के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, कोई भी व्यक्ति यहां एलिजिबल नहीं होगा टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन अपॉइंट नहीं हो सकता? अनलेस, मतलब नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, किसी को भी यहां कोई पर्सन एलिजिबल नहीं है अनलेस वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस का यहां पर मेंबर होना चाहिए, एंड ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो रेंट ट्राइब्यूनल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रेंट अथॉरिटी की बात कर रहे थे तो वहां पर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर होना चाहिए था, एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO, सब डिविजनल ऑफिसर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम रेंट ट्राइब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करेंगे, रेंट ट्राइब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एंड ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। ये बात समझ में आ गई? दोनों चीजों को याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, दूसरी बात, हाई कोर्ट जो है वो यहां पर क्या कर रहा है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है एक किसी रेंट ट्राइब्यूनल के, कि वो किसी दूसरे रेंट ट्राइब्यूनल के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है। दिस इज ओनली कैन बी डन अगर हाई कोर्ट ऑथराइज करे। अगर हाई कोर्ट ऑथराइजेशन दे देगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसी एक रेंट ट्राइब्यूनल का है अगर, तो वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अनदर रेंट ट्राइब्यूनल, दूसरे रेंट ट्राइब्यूनल के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब यहां पर बात यह है कि जो मैं प्रीमाइसेस बोल रहा था, क्या ये प्रीमाइसेस, क्या ये जो एक्ट है ये सारी प्रीमाइसेस पे लागू होगा? नहीं, ये सब पे लागू नहीं होगा। देखिए, जब ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था तो उस वक्त ये एक्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे लागू हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जोधपुर है तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो वहां पर ही उसी जगह लागू हुआ था। बाकी बाद में इसको और एरियाज के राजस्थान में भी सब पे
एक्सटेंड कर दिया गया। तो इनिशियली इट वाज एप्लीकेबल ओनली ऑन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब बात ये आती है कि जो प्रेमाइसेस है, क्या सारी प्रेमाइसेस पे ये एक्ट लागू होगा? यहाँ पर चैप्टर एक यहाँ पर एक्ट कहता है कि चैप्टर जो 2 एंड चैप्टर 3 की जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं करेंगे। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रेमाइसेस। कुछ प्रेमाइसेस एंड कुछ टेनेंसीज पे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जो जो चीजें लिखी है मैं बताऊंगा वो अप्लाई नहीं करेंगे उन प्रोमाइसेस पे। तो किन किन प्रोमाइसेस पे यहां पर एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी? देखिए, कोई ऐसी प्रोमाइस जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है या किसी लोकल अथॉरिटी को दे रखी है, उस पे यहां पर ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 टीनेंसी और टीनेंट रेंट क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सब अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है ना? रेंट टू बी एज अग्रीड, रेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें कौन, ये सब डिसाइड इन ऐसी प्रोमाइसेस पे नहीं करेगा अगर आपने वो प्रोमाइस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसी प्रोमाइसेस पे अप्लाई नहीं करेगा अगर वो प्रोमाइसेस आपने लेट आउट कर रखी है किसी एक बॉडी कॉर्पोरेट को। ठीक है, किसी कॉर्पोरेट बॉडी को कर रखी है और वो बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल एक्ट या फिर राजस्थान एक्ट के अंदर बनाई गई है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उस पर लागू नहीं होगा, या फिर कोई प्रोमाइस अगर वो देवस्थान डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा यहाँ पर क्या बिलोंग करती है या फिर वो मैनेज करी जा रही है वक्फ के द्वारा, तो ऐसी प्रोमाइसेस को भी यहाँ पर ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का एप्लीकेशन नहीं होगा। यानी रेंट कैसे होगा, रिवाइज क्या होगा, उन पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं चलेगी। भाई जाहिर सी बात है, सरकार की बात आ गई, सरकार हो रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड मामले हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज है, इसलिए इन पे ऐसी प्रोमाइसेस अगर आप लेट आउट कर रहे हैं तो उस पे ये रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस रेंट कंट्रोल एक्ट का लागू नहीं होगा। ठीक है, अब और किस पे लागू नहीं होगा? अगर कोई यहां पर प्रोमाइस है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है, उस पे भी यहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देता है तो, या फिर ऐसी प्रोमाइसेस जो यूनिवर्सिटी की तरह स्टैब्लिश करी गई है उन पे भी लागू नहीं होगा। प्रीमाइसेस वर्ड मतलब ये चीज टीनेंसी उन पे भी लागू है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उन पे भी लागू नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसको जानबूझ के हाईलाइट किया है कि ऐसी प्रीमाइसेस जो किसी बैंक को दे रखी है, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे रखी है, किसी कॉर्पोरेशन को दे रखी है जो कि किसी सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के अंदर बनाई गई है, तो उन पे, या फिर कोई एमएनसी को दे रखी है, आपने लेट आउट कर रखा है प्रीमाइस, या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे रखा है, या किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को दे रखा है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, तो ये ऐसे जो प्रीमाइसेस हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया है कि टू एनी प्रीमाइसेस लेट टू बैंक्स, बैंक्स को जो दिया गया, तो यहां बैंक्स कौन कौन से बैंक इंक्लूड, क्या सारे बैंक इंक्लूड हो गए? नहीं, कौन कौन से बैंक इंक्लूड है देखते हैं। इट शैल नॉट अप्लाई टू, अब देखिए साथ में पहले और बता रहा हूं, बैंक को बताने से पहले और बता दूं कि प्रीमाइसेस में और किस किस पे अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई प्रीमाइस यहां पर लेट आउट करी गई है किसी सिटीजन को, लेट आउट टू अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, किसी विदेशी को आपने लेट आउट कर दिया है, किसी एम्बेसी को, किसी हाई कमीशन को, किसी लीगेशन को, या फिर किसी अदर होली ऑफ अ फॉरेन स्टेट को, किसी सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो स्टेट गवर्नमेंट यहां स्पेसिफाई कर दे ऑफिशियल गैजेट में, तो उनपे भी यहां पर क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर कोई प्रीमाइसेस आपने एम्बेसी के रूप में किसी फॉरेन सिटीजन को, किसी हाई कमीशन को दे दी है, तो वहां पर ये प्रीमाइसेस की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उस पर अप्लाई नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर बैंक का मतलब क्या था। बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इसके अंदर बनाया गया है, या फिर कोई सब्सिडरी बैंक हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो भी यहां पर बैंक में इंक्लूड होगा। थर्ड, कोई करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक हो जो आप अंडर सेक्शन 3 बनाया गया हो, किसके सेक्शन में, किसके अंडर सेक्शन 3, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 या फिर 1980 का एक्ट, इन दोनों में से किसी एक एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अंदर अगर यहां पर कोई करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक बनाया गया है, तो वो भी यहां पर बैंक की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। या फिर एनी अदर शेड्यूल्ड बैंक, एनी अदर बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक हो, शेड्यूल किया गया बैंक, तो ये भी बैंक की डेफिनेशन में आएगा। तो यहां पर देखिए क्या मतलब है कि टू एनी प्रीमाइसेस लेट टू बैंक्स, अगर आपने बैंक को यहां लेट आउट किया है तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उस प्रीमाइसेस पे अप्लाई नहीं करेगा। तो वही मैंने बताया कि बैंक कौन कौन से, ऐसा नहीं है कि आप एचडीएफसी का बैंक लेके बैठ जाओ, वो डिपेंड करता है एनी अदर बैंक बीइंग अ शेड्यूल्ड बैंक अगर है तो फिर उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। उस पर वो अगर प्रीमाइसेस भाई होता है ना, बैंक के लिए अलग से क्या, मान ली किसी की जमीन होगी, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ या घर था, वहां बैंक खोल दिया गया, ठीक है ना, तो ऐसी प्रीमाइसेस पे फिर यहाँ पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है वो हमारा इस रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। इसको लेकर हम लोग अब और डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।